हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग सीटेट मैथ को टॉपिक वाइज करके चल रहे हैं, जिसमें दो टॉपिक हम ऑलरेडी करा चुके हैं, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री। ये दोनों वीडियोस काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तीसरा टॉपिक आज का जो है वो है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमित, जिसमें 2D और 3D फिगर्स यानी जो क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है। जो क्वेश्चंस हैं वो 2022, 2023 और 24 के जो आपके लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। इनके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी आने वाली एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। और जो वीडियोस आपके पड़े हैं टॉपिक वाइज वो बहुत अच्छे रन कर रहे हैं, इससे उम्मीद है कि वीडियोस पसंद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेंसुरेशन को। देखिए दो तरीके हैं, या तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लें और इसके बाद में क्वेश्चंस पे आए, लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमने सोचा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फिगर होगा उस फिगर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो साथ का साथ एग्जाम्पल और उसका फॉर्मूला यानी थ्योरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा और समझ भी ज्यादा विकसित होगी। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर, तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर क्या बनाया जा रहा है, एक आयत बनाया जा रहा है, एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई और उसी आयत की चौड़ाई दे दी है उन्होंने कितनी, 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे उसका एरिया पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें आयत की, तो आप सभी जानते होंगे आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसको आप लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, इतना तो हम लोगों ने अपना अकेडमिक्स में पढ़ रखा है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई भी 2D फिगर हो, ये आपको आगे भी हम बताएंगे, कोई भी अगर 2D फिगर है जिसमें दो आयाम होते हैं, जैसे कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये जितनी भी 2D फिगर्स होते हैं, इनका जो एरिया निकाला जाता है उसके लिए एक ही फॉर्मूला चलता है, आधार गुणे ऊंचाई। बाकी कोई भी चतुर्भुज भी इसमें आ जाएंगे, सभी तरह के, चाहे रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो या कोई भी हो, वो सभी आ जाएंगे। फॉर्मूला एक ही चलेगा, आधार गुणे ऊंचाई। ये जैसे ही सवाल आएंगे वहां पर आपको प्रूव करते हुए चलेंगे। तो आधार इसका क्या है, लंबाई, और ऊंचाई क्या होती है, चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, जो हमें निकालना है। हमें दिया क्या है, ये देखिए 90 सेंटीमीटर लंबा तार है। लंबा तार का मतलब ये कह रहा है उसको मोड़ के आयत बनाया गया, तो ये ऐसे करके ये मोड़ा गया होगा, ऐसे करके, और इसको ये जो पूरी लंबाई होगी इसकी, यही क्या होगी, यही क्या हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, 90 सेंटीमीटर। और ये वास्तव में क्या होता है, कोई भी आकृति है, कोई बंद आकृति या खुली आकृति हो, उसमें जितना उसके चारों तरफ की लंबाई होती है वही उसका वास्तव में क्या होता है, परिमाप। और इसके परिमाप में क्या होता है, दो बार लंबाई जुड़ी है, दो बार लंबाई जुड़ी है, और दो बार क्या चौड़ाई, दो बार क्या जुड़ी है, चौड़ाई। दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई। यहाँ पर हमें दिया क्या है, चौड़ाई दी है कितनी, 15। तो ये 15 यहाँ हो जाएगी और ये 15 ये भी हो जाएगी। तो दोनों तरफ क्या आप जोड़ लीजिए, तो 15 दूनी 30। यानी अगर हम इससे 90 से 30 घटा दें, 90 से 30 घटा दें तो क्या बचेगा, 60। और ये 60 है क्या, 60 है ये वाली लंबाई और ये वाली जोड़ करके कितनी आई है, 60। इसको आप दो भागों में बांट दीजिए, यानी 2 लंबाई आई है तो दो भागों में बांट दीजिए, तो 30 लंबाई हो जाएगी, मतलब 30 ये भुजा हो जाएगी और 30 ये भुजा हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो वो जो भी आयत बनेगा उसकी जो भुजाएं होंगी, यानी लंबाई 30 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 15। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप क्षेत्रफल में लंबाई की जगह 30 रखेंगे और चौड़ाई की जगह कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 450। क्षेत्रफल जो निकलता है, क्योंकि इसमें दो आयाम होते हैं, इसलिए हमेशा ये वर्ग सेंटीमीटर में आए। अगर इसकी जो लंबाई है सेंटीमीटर दी है तो क्या आ जाएगा, 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, यही हमारा आंसर है, 450 वर्ग सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया आपको इतनी चीजें। ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट अभी आगे भी आएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6.75 मीटर लंबे, ठीक है, इतनी मीटर की लंबाई है उसके लंबे, तथा 4.5 मीटर चौड़े एक फर्श को क्या करना है, 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल से, वर्गाकार टाइल से पूरी तरह से ढकना है। आवश्यक टाइलों की संख्या। ये टाइल वाले क्वेश्चन सीटेट खूब पूछता है। इसमें रहता क्या है, मान लीजिए कोई आकृति को दे देते हैं, इस तरह से उन्होंने फिलहाल तो वर्गाकार आकृति है, इस तरह से, तो इस वर्गाकार सॉरी आयताकार आकृति है, और इस आयताकार आकृति की जो भुजाएं है वो क्या है, इसकी लंबाई है 6.75 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 4.5 मीटर। ये इसकी भुजाएं दी गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको हमें टाइलीकरण करना है, और एक टाइल की उन्होंने माप दे दी है, वो कितनी है, इस तरह से एक टाइल है, वर्गाकार है, और इसकी एक भुजा है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी टाइल लगेंगी, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि पूरे का हम क्षेत्रफल निकालें, यानी टाइलों की अगर हमें संख्या निकालनी हो
टाइलों की हमें संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुल क्षेत्रफल, पूरी आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और कुल क्षेत्रफल में कितनी भाग देना पड़ेगा, एक टाइल का क्षेत्रफल है ना। जब एक टाइल का क्षेत्रफल आप का भाग दे दोगे तो टाइलों की संख्या निकल आएगी, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका क्या हो जाएगा 6.75 मल्टीप्लाई बाई लंबाई गुणे चौड़ाई 4.5। जब इसका आप गुणा करोगे तो आप एक टाइल का भाग लगाओगे, एक टाइल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 45 में गुणे 45, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा में गुणे भुजा। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, शायद देख लीजिए इस ये मीटर में है तो यहाँ पर दशमलव हटा दीजिए, सेंटीमीटर बना लीजिए, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था, ये दोनों कैसी है मीटर में, और यहाँ पर जब आप ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगी 0। अब आप काट लीजिए, 45 से 45 जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और इससे ये जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 15 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 150। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कुल मिला के 150 टाइल लगेंगी और ये पूरा जो फर्श है ये टाइलीकृत हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आयतन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका बनेगा जाके। देखिए पहली क्या दिया है, भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला एक आयत दिया गया। ये कुछ इस तरह से आयत बना होगा जिसकी 3 है चौड़ाई और लंबाई कितनी दी गई है 4। तो आप सभी जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 4 3 12 यूनिट आ जाएगी। पहले ऑप्शन में जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 यूनिट का। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, देखिए भुजाओं 3 इकाई वाला एक वर्ग, ये दूसरे ऑप्शन में एक वर्ग बना के चल रहे हैं और उसमें भी भुजा कितनी है 3, तो इसका जो एरिया हो जाएगा भुजा में गुणे भुजा, यानी ये भी 3 होगा, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो दूसरी आकृति का जो एरिया आ जाएगा वो 9 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, त्रिज्या 2 इकाई वाला एक वृत्त है, एक वृत्त बनाया जा रहा है, ये थर्ड का है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 इकाई है, इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 दूना 4। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88/7, 1284 पॉइंट, और ये समथिंग आएगा 507, यानी 12.7 समथिंग आएगा। ठीक है, ये कौन सी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो चुकी। चौथी देखिए, भुजाओं 3 इकाई और 3 ऑप्शन हो गए, भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई कर्ण को छोड़कर वाला एक संपूर्ण त्रिभुज। वो कह रहे हैं एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें कर्ण नहीं दिया है और इसकी लंबाई एक दी है और एक चौड़ाई दी है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 कर दीजिए, और आधार कितना था 4 3 और 3, इस तरह से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6। हमसे पूछा गया था लार्जेस्ट कौन सी फिगर है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 12.7 वाला, यानी ये वृत्त वाला हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका 2 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त होगा वही सबसे ज्यादा एरिया वाली आकृति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को, एक तार है 120 सेंटीमीटर लंबी तार है, से क्या बनाया जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर आप समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तीनों त्रिभुज भी कैसे होते हैं, तीनों कोण भी कैसे होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, और अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हम आपको हालांकि ज्योमेट्री में चीजें बता चुके हैं। अब यहाँ पर आती है बात कि अगर इसके 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो इसके तीनों तरफ जो ये दूरी होगी वो 120 सेंटीमीटर होगी, यानी हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 120 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये भुजाएं बराबर होंगी तीनों, अतः हम कह सकते हैं कि वो कितनी होगी 4 40 40, 4 दियो 12 120, तो ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी, और ये भुजा भी कितनी होगी 40। आगे अगर सवाल आ जाए, हालांकि यहाँ पर शायद आपसे भुजा ही पूछी जा रही है, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ देता कि इसका एरिया क्या होगा इस फिगर का, तो देखिए जो भी समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। आप यहाँ पर 40 का मान रख देंगे और आपका आंसर आ जाता अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता। ठीक है, जो कि नहीं पूछा गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। एक आयत है और एक वर्ग है, उनके परिमाप बराबर है। ठीक है, परिमाप बराबर है उनके। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक ये वर्ग बना लेते हैं हम लोग,
और एक हम लोग आयत बना लेते हैं, एक हम लोग इस तरह से रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब कह रहा वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर, ये जो वर्ग है इसका जो परिमाप दे रहे हैं ये कितना दे रहे हैं, 48 सेंटीमीटर है इसका परिमाप। ठीक है, तो लिख देते हैं इसका परिमाप है 48 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, वो बात की बात। एक बात बताइए, अगर कोई वर्ग है और उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा क्या हो जाएगी भाई, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, 5 चौक 48, सभी भुजाएं 12 12 होगी। अब इन भुजाओं की तुलना किससे करवा रहा है, वो रेक्टेंगल से करवा रहा है। क्या करवा रहा है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर दे दिया, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा कितनी है 12 और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो 12 से 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है तो वो 8 हो जाएगी। तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, देखिए। और हमें इसका क्या पूछ रहा है, इसका हमसे एरिया पूछ रहा है। आप एक बात बताइए, हमें इसका क्या पता एरिया कैसे निकलता है, अगर आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी चौड़ाई आ गई है, हमें क्या नहीं पता, इसकी लंबाई नहीं पता। लेकिन एक चीज इसकी हमें पता है, वो क्या पता है, परिमाप। क्योंकि वो कह रहा था कि जो वर्ग का परिमाप है वही किसका परिमाप है, आयत का परिमाप है। तो ये अर्थात देखो, ये पहली लाइन में था आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर है, तो यानी इसका भी परिमाप कितना होगा, 48 होगा। 48 ही तो दे रहे थे शायद, 48 दे रहे थे, तो इसका भी कितना परिमाप होगा, 48। अब ये बताइए इस परिमाप में क्या क्या होता है, 2 बार लंबाई जुड़ी होगी, 2 बार चौड़ाई जुड़ी होगी भाई, ये और ये। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें चौड़ाई मिल गई है कितनी, 8। तो 8 दूनी 16 में इससे घटा दें, इससे अगर हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, ये 32 बचेगा। तो 32 उसका क्या होगा, उसकी लंबाई होगी, किसकी, आयत की। 32 आयत की लंबाई होगी, यहाँ पर 32 मान रख दीजिए। अब इसको लगा दिया, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 256 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है क्योंकि इसमें 2 आयाम होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। ब्रज के पास जमीन अपनी घेरनी है और उस जमीन घेरने के लिए उसके पास कितने मीटर का तार था, 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है। देखिए क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड थोड़ा सा आ गया, हालांकि है तो फैक्चुअली, लेकिन फिर भी वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है, निम्न में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि जमीन का क्षेत्रफल उसे कैसा मिले, अधिकतम मिले। देखिए उसके पास जो रस्सी है या तार है वो 100 मीटर का ही है, यानी हम कह सकते हैं जो भी आकृति वो घेरेगा उसका परिमाप कितना होगा, 100 मीटर का होगा। ये बात क्लियर हो गई, उसका परिमाप जो होगा वो 100 ही मीटर होगा। लेकिन वो उसको किस तरह से घेरे, भाई 100 को कैसे घेरा जा सकता है, आप 100 मीटर है, आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मोड़ दो, रस्सी है या कुछ भी है ऐसे मोड़ दो। आप चाहो तो 100 मीटर को ऐसे मोड़ो जाके, आप चाहो तो 100 मीटर को ऐसे मोड़ो जाके, आप चाहो तो 100 मीटर को ऐसे मोड़ो जाके, किसी भी तरह से आप मोड़ सकते हैं ना, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आप पे निर्भर करता है ये चीज। तो मेरे कहने का मतलब है वो ये पूछ रहा है कि वो किस तरह से टुकड़े को घेरे ताकि उसको सबसे ज्यादा क्या मिल जाए, क्षेत्रफल मिल जाए। तो देखिए अगर 25 और 25, 25 का करता है गुणा, जैसे वो इस तरह से कहना चाह रहा है क्या, वो 25 का ऐसा 25 और 25/25 का टुकड़ा घेरे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आएगा, या 5/45 का घेरे, या कुछ इस तरह से लंबा कर दे, कितना ये 45 हो, ये कितना हो 5। आगे की चीजें कुछ ऐसी हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप देख लीजिए, जब दो संख्याओं का योग तो बराबर हो, आप ये देखिए 25 दूना 50 और 50 दूना 100, यानी यहाँ भी 25 होगी, यहाँ भी 25 होगी, तो ये जो परिमाप होगा ये तो 100 ही होगा। यहाँ पर भी देखिए 45 और 5, 45 5 50 और 50 ये भी होगा तो 100 हो जाएगा। कोई भी आकर देखिए 30 20 50, 50 दूना 100, यानी सबका 100 ही निकल रहा है। तो परिमाप तो बराबर है, लेकिन जब दो संख्याएं कैसा गुणा करें कि गुणनफल अधिक आए, तो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए जब दो समान संख्याओं का गुणा आपस में किया जाता है तो सब अधिकतम हमें उनका गुणनफल प्राप्त होता है। यानी 25 में गुणे 25 जब करोगे तो आपको 625 प्राप्त होगा, और ऐसा एक भी गुणा नहीं होगा जिसका मान 625 या इससे ज्यादा आ जाए। तो सबसे बड़ा टुकड़ा कब मिलेगा, जब वो एक वर्गाकार आकृति को घेरेगा। क्लियर हो गया ये। तो चलिए आगे देखिए, जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा। उसने एक आयत को किससे मापा है, दिया सलाई के उपयोग से मापा है। उसे इस आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई। जब उसने दिया सलाई से मापा तो उसको वो जो आयत था उसकी लंबाई दिया सलाई की कितनी गुनी मिली, उसको 6 गुनी मिली, तथा चौड़ाई उस दिया सलाई की कितनी गुनी मिली, 3 गुनी मिली। अगर हम कह रहे हैं इस तरह से कोई आकृति है,
और इस तरह से कोई दिया सलाई है, तो अगर, हाँ दिया सलाई है, अब क्या कह रहा है, 6 गुनी मिली तथा चौड़ाई उसी दिया सलाई की 3 गुनी प्राप्त हुई। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 mm है तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि दिए क्या रहा है, दिया सलाई की लंबाई, दिया सलाई की लंबाई दे रहा है 40 mm, 40 mm दे रहा है, 40 mm दे रहा है, और हमसे कह रहा है, और हमसे पूछ किस में रहा है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लें, बराबर कितना हो जाएगा, 40 मिलीमीटर में आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा यहाँ देख लो, उस दिया सलाई की भुजा की इसकी लंबाई कितनी है, 6 गुनी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6 गुनी, यानी 4 में गुणे 6, 6 चौक 24, 24, और वो भी क्या, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 गुनी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 में गुणे 3, यानी 4 3 12 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई मिल गई, ये मिल गई हमें चौड़ाई और ये मिल गई लंबाई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। इसका हमसे एरिया पूछा जा रहा है। एरिया क्या हो जाएगा, 24 में गुणे 12, 24 में गुणे 12 जब आप करोगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, और कितना है, 12 चौक 48, अच्छा 4 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उन्होंने एक माचिस की डिबिया से तुलना करवा दी थी बस, और उसका एक भुजा दे दी थी, तो हमें क्या दिक्कत है, हम लोगों ने उसको यहाँ पर लगा दिया, कोई समस्या नहीं है, कैलकुलेशन था हल्का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी जो इसको ढक ले। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है, उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग भी जुड़ा है, वो ढक ले। पहले तो आयत बना लीजिए, कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल वही आकृति है, ये आयत रहा, और इसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं हैं ये 4 है और ये 6 है, और इसमें एक वर्ग भी जुड़ा है 3 सेंटीमीटर भुजा का। तो 3 सेंटीमीटर भुजा का जुड़ा है, तो इस तरह से एक वर्ग भी जुड़ा होगा, और इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर का ये वर्ग, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3। ठीक है, अच्छा कुल, तो हमें इसको ढकना किससे है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों से। ये देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों से ढकना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल देखिए, कुल क्षेत्रफल क्या आएगा, तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, पहले आयत का निकाल लीजिए, 6 चौक 24, 24, और फिर वर्ग का निकाल दीजिए, 3 का 9, 9, और 24 9 हो जाएगा 33, 33, यानी 33 वर्ग क्या है, सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल। अब हमें ढकना किससे, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों से। फिर से वर्गाकार टिकटों से ढकना है, तो 1 में गुणे 1 का भाग लगा देंगे, कितनी टिकटें लगेंगी, निकल आएगा, यानी 33 टिकटें ही लगेंगी। ऐसा सवाल हम पहले टाइलों वाला कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग है, हमने वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः, एक आयत यहाँ पर दे रहे हैं, और उस आयत के बारे में क्या बता रहे हैं, ये आयत यहाँ पर दे रहे हैं, और उस आयत के बारे में बता रहे हैं कि उस वर्ग की भुजा की क्रमशः, यानी इसकी लंबाई क्रमशः कितनी है, 1 सही 1/2, ये होता कितना है, 3/2। तो ये किसका है, लंबाई का। तो एक वर्ग, सुन लीजिए, एक वर्ग की भुजाओं, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है, इस आयत के साथ तुलना की जा रही है कि इसकी जो लंबाई होगी वो इस भुजा की, यानी 48 की कितने गुनी होगी, 3/2 गुना होगी, 3/2। ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 24 3 72, ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो 2/3 गुना है इसी भुजा की। 48 की 2/3 गुना करिए, 2/3 गुना करिए, तो ये हो जाएगी 32। कितनी हो जाएगी, 32। ये हो जाएगी इसकी क्या, चौड़ाई 32 हो जाएगी। अब क्या हमसे पूछा है, इन परिमापों में क्या, इनके परिमापों में क्या अंतर है, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, देख लीजिए जरा। यही तो पूछा है, इनके परिमापों में क्या अंतर, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 48 4 बार जोड़ दीजिए, 4 होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 बार इंटू 4 8 32, और 4 चौको 16, और 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। इधर परिमाप देख लीजिए जरा, इधर परिमाप कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, और 72 दूना 144। ठीक है, 72 दूना 144, इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8, 4 4 8, और 6 4 10 की 0, और
208, ये 208 आया, ये 192 आया। इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 है, यानी डिफरेंस जो आ रहा है वो 16 सेंटीमीटर का आ रहा है इसके परिमाप में और उसके परिमाप में। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ ये? ठीक है, बाकी बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके 3 सालों के एग्जाम्स के लिए उठाया। आगे देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, कोई वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए, अगर अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं लगाना है तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। भाई वर्ग की भुजा 5 थी तो इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 5 का वर्ग यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। अगर इसको हम 10 कर रहे हैं, वर्ग की भुजा को दुगना कर रहे हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कितने गुना हो गया है, ये 4 गुना हो गया है। तो जब वर्ग की भुजा को 2 गुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यहाँ पर यह आकृति अगर इसकी भुजा ना भी देते तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर कोई चीज एक बार स्क्वायर की जाएगी, एक को स्क्वायर करोगे तो एक रहेगा, इसी को 2 गुना कर दोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4। यानी हमेशा इनका जो अगर स्क्वायर करोगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, चाहे वो आकृति, क्योंकि ये दो बार जुड़ा जुड़ा होता है ना, ए इसमें कितनी बार गुना होता है, 2 बार, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना। फिर ऐसा नहीं होगा जैसे कोई कहे कि अगर हम भुजा को 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल भी 2 गुना होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, कोई वर्ग है और उसका परिमाप कितना दे रहे हैं, 120 सेंटीमीटर दे रहे हैं। इस तरह से एक वर्ग बना दीजिए और इसका जो परिमाप है वो है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, किसी आयत की लंबाई, और ये हमने ले लिया आयत और इसकी ये है लंबाई, ये इस वर्ग की भुजा की कैसी है, दूनी है। तो इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, जब इसका परिमाप 120 है तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, ये 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। परिमाप 12 120 हो गया, तो ये भुजा हो जाएगी 30। अब कह रहा है उस आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, तो इसकी इसकी भुजा की दुगनी मतलब ये कितनी हो जाएगी, 60, है ना, 60 हो जाएगी। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है और इस वाले आयत का जो परिमाप है, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, परिमाप कितना है, 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर में क्या है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 156 सेंटीमीटर आयत और वर्ग के क्षेत्र, मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ 156 है तो यहाँ पर 156 में क्या क्या होगा, 2 बार लंबाई जुड़ी होगी, ये 2 बार जुड़ी होगी, 2 बार क्या जुड़ी होगी, चौड़ाई। तो 60 दूना 120 घटा दीजिए आप, 120 जब आप घटाओगे तो ये क्या बचेगा, 6 और 3 36, 36 में 18 इधर हो जाएगी और 18 इधर हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा हम लगा चुके हैं इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18 इधर 18 इधर। अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 18 छिन्ना 108 यानी 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग करेंगे तो 3 का 900 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, दोनों के क्षेत्रफलों का, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रिज्म वाले क्वेश्चन है और पिरामिड वाले क्वेश्चन हैं, ओवर वाले क्वेश्चन हैं, शीट्स वाले क्वेश्चन हैं, इसके अलावा 3D फिगर्स वाले भी क्वेश्चन हैं। तो आगे बने रहिए, अभी ये 2D फिगर्स चल रहे हैं, आगे 3D फिगर्स भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए आ गया ये 3D फिगर के बारे में क्वेश्चन, यहीं पर आ गया, लगा हुआ था। क्या है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी विमाएं, देखिए एक बक्सा है, वो कैसा है, घनाभाकार। तो घनाभाकार बक्सा है, इस तरह से कोई बक्सा होगा, इस तरह से बक्सा होगा, ये घनाभाकार बक्सा है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो घनाभाकार बक्से में जिसकी विमाएं दी गई है, और इसकी विमाएं क्या होती हैं, अगर ये आप देख ले तो ये इसकी मान लीजिए लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो 3 विमाएं होती है किसी भी 3D फिगर में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जबकि 2D फिगर में 2 ही विमाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ 3 विमाएं हो गई। अब कह रहा है कि ये एक तरह से आप मान सकते हो कोई कमरा, ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, या लंबाई चौड़ाई अलग हो, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, घनाभाकार कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है वो, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या। अब इसमें क्या रखने, इस बक्से में एक कार्टेज टाइप का होगा, उसमें छोटे छोटे घन रखने हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी। तो आप वही बात देखने से ही लग रहा होगा कि अगर कोई टंकी है, उस टंकी को हमें पानी से भरना है और ये 20 लीटर की टंकी है, 20 लीटर की टंकी है,
एक एक लीटर के डिब्बे से हमें भरना है तो कितने डिब्बे पड़ेंगे, तो आप एक कहोगे 20 में 1 का भाग लगा दीजिए, यानी कितने डिब्बे पड़ेंगे, 20 डिब्बे पड़ेंगे। यही तो है ना चीज, वही कह रहा है। ये बड़ा सा एक डिब्बा है, जैसे गत्ते आते हैं, और एक बड़ा सा गत्ता है, इसमें छोटे छोटे कोई पैकेट रखने हैं, वो भी कैसे हैं, घनाकार है, क्यूब है, घनाकार डिब्बे हैं, तो वो कितने डिब्बे आएंगे, तो डिब्बों की संख्या क्या होगी, कुल आयतन क्या होना चाहिए, कुल जो आयतन है किसका, कुल घनाभ घनाभ का आयतन, किसका आयतन, कुल घनाभ का आयतन, आयतन बटे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, यही होना चाहिए भाई। पूरे के आयतन से एक घन के आयतन का भाग लगा दीजिए, जैसे हमने टाइलों वाला क्वेश्चन लगाया था, वहां क्षेत्रफल दिया होता था कि फर्श का क्षेत्रफल इतना है, और एक टाइल का क्षेत्र, एक टाइल की भुजाई ये, कितने टाइल लगेंगे, तो हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते थे और एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देते थे, जितने टाइल लगने होते थे निकल आते थे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 2D फिगर्स में लगा चुके हैं। 3D फिगर में भी कुछ नहीं करना, बस आयतन हो जाता है। पूरे इस डिब्बे का आयतन जो हो उसमें आप एक घन का आयतन का भाग लगा दीजिए, घनों की संख्या निकल आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं हम लोग क्या है, पूरे इसका आयतन कैसे निकलेगा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, अगर आपसे कोई घनाभ का आयतन पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। कोई भी 3D फिगर है उसका जो आयतन होता है वो यही होता है। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई तो आपको 2D से मिल जाता है, जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हो तब आप क्या करते हो, आधार गुणे ऊंचाई या लंबाई गुणे चौड़ाई, बात एक ही है। तो और तीसरी विमा जो यहाँ पर बढ़ती है, यानी 3 डायमेंशनल में हो जाती है ना 3D फिगर, ऐसी फिगर जिनको आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, छू सकते हो, जैसे ईंट हो गई, माचिस की डिबिया हो गई, आपका कमरा हो गया, ये सभी फिगर्स जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, 3D फिगर्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई तो करेंगे, साथ में जो तीसरी विमा होती है उसका भी गुणा कर देंगे, चाहे कोई भी आकृति हो। ठीक है, निकलेगा ऐसे ही। चलिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनकी है क्या, विमाएं क्या देगी, 7.2 इंटू 5.4 इंटू 1.8, ये पूरा आयतन आ जाएगा इस बड़े डिब्बे का। और जो घन है उसका कितना है, 30, और ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को क्योंकि ऊपर सब मीटर में दिए हुए हैं, देखिए सब मीटर में दिए हुए हैं, तो इस सेंटीमीटर को भी किसमें बना लें, मीटर में। मीटर का मतलब इसमें 2 अंक के दशमलव लग जाएगा, मीटर में बन जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन ये घन की एक भुजा है। अब अगर घन की बात करें तो घन में जो भुजाएं होती है वो सभी भुजाएं बराबर होती है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, वो तीनों आपस में बराबर होती है, किसकी, किसी भी घन की, क्यूब की। तो यहाँ पर इसी का 3 बार गुणा कर देंगे, यानी 0.30 इंटू 0.30। जब इसको आप काटोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मान आ जाएगा 2592। आपका कैलकुलेशन का टाइम बचे, इसीलिए हम इसको जल्दी कर रहे हैं ताकि आगे के सवाल हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो कुल आपको समझना बस इतना, कुल आयतन में एक का भाग दे देंगे, संख्या निकल आएगी, कोई भी आकृति हो, चाहे वो क्षेत्रफल वाली हो चाहे आयतन वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। एक वृत्ताकार पथ कुछ इस तरह से होगा, और इसकी जो लंबा कितना है, 400, यानी हम इसकी परिधि बोलेंगे, जो पेरीमीटर है, परिधि है, वो कितनी है, 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगा रहा है, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। प्रतिदिन ये जो निकली है, ये निकल के आई है कितनी, 400 आई है जो बता रहा है वो। और कितने चक्कर लगाता है वो, चक्कर लगाता है 3, चक्कर लगाता है 3 प्रतिदिन, पर डे, 3 पर डे लगाता है। एक सप्ताह में उस पथ में कितनी दूरी तय करेगा, और दूरी भी किसमें बताओ, किलोमीटर में बताओ। ठीक है, एक सप्ताह की तो बात की बात है, पहले एक दिन में कितना तय करेगा, एक दिन में दूरी, एक दिन में दूरी, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। एक चक्कर में कितना तय करता है, 400, एक दिन में चक्कर कितने लगाता है, 3 चक्कर। एक ये तो एक दिन की दूरी हो गई। अब चलो पूरी एक दिन की ना करके पूरी 7 दिनों की लगा दो, 7 दिनों निकालना है तो 7 का गुणा और कर दीजिए। ये जो दूरी निकल के आएगी कितने दिनों की आएगी, 7 दिनों की आएगी। जब 7 दिनों की आएगी तो ये आएगी किसमें, ये आएगी मीटर में। आप 1000 का भाग लगा दीजिए, मान आपका आ जाएगा किसमें, जिसमें वो पूछ रहा था, किलोमीटर में। तो ये 2 जीरो काट दीजिए, और इनका 7 21, 21 से 84, और दशमलव लगा दीजिए, यानी 8.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.4, और आएगा किसमें, किलोमीटर में। क्लियर हो गया, इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं भाई। ये पूरा जो परिधि है इसकी 400 है, एक दिन में 3 चक्कर मारेगा तो 4 3 1200 एक दिन का हो गया। सप्ताह भर का कितना हो गया, 7 का गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। आपको किलोमीटर बनाना है, 1000 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये। और वैसे व्रत के बारे में तो आपको पता ही होगा, जब व्रत आगे आएगा कि व्रत का जो जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, और व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आगे जब आएगा तो हम इसको बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार
शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के बर काट लेंगे। देखिए इसको समझ लीजिए पहले, ये जो फिगर है ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से, ये आयताकार शीट थी, 12 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, ये थी 12 सेंटीमीटर की और ये थी 8 सेंटीमीटर की। ये इसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी क्रमशः शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के बर काटे जा रहे हैं। तो यहाँ से जो बर काटे जा रहे हैं वो 3 सेंटीमीटर के भुजा के बर काटे जा रहे हैं, और वर्ग मतलब 3 सेंटीमीटर लंबाई भी होगी, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगी उनकी, काट लिए गए। इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको ये जो बीच में बच रही है इस वाली शीट का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो करने को तो आप भुजाएं घटा के करो, दुनियादारी करो, कुछ करना नहीं है। पूरा क्षेत्रफल हमारा कितना निकल रहा था? पूरा क्षेत्रफल निकल रहा था 12×96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम कितना हो रहा है? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यहाँ 9 कम हो रहा है, 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 तो नचौक 36 कम हो रहा है। तो बच कितना रहा है? ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 60। कुछ ऐसा था ही नहीं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या करा। एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी है। घनाभाकार है, अगेन हमने बता दिया है कि क्यूबॉइड है, घनाभाकार है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा घनाभाकार, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दे रहा है? इसमें दे रहा है हाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई 32 है, तो ये हो गई 32। चौड़ाई कितनी है? 20 है, ये भुजा हो गई जाके 20, और इसकी ऊंचाई 25 है, और ये हो गई जाके कितनी? 25। ठीक है, क्लियर हो गया? 25 और ये हो गई जाके 32, तीनों भुजाएं हो गई, ठीक है, 32 है। अब क्या करना है इसमें? वो कह रहा है कि इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरना है। देखो ये तो यही रहेगी, चौड़ाई भी यही रहेगी, लेकिन जो ऊंचाई है वो मात्र कितनी? 25 नहीं ले रहा है, वो कितनी ले रहा है? यहां तक उसको तेल भरना है 18 सेंटीमीटर तक। यहां तक उसमें क्या भरना है? तेल भरा जाता है 18 सेंटीमीटर। टीन के डिब्बे में और कितना तेल डाला जा सकता है? तो 18 सेंटीमीटर तेल भर गया, हम कह सकते हैं कि इतना तेल भर गया है, ये नीचे पूरा तेल भर गया है। अब तेल कितना डाला जा सकता है? तो तेल कितना डाला जा सकता है? जितना ऊपर ऊंचाई बची है उतना ही डाला जा सकता है। तो शेष आयतन है ना, हमें शेष आयतन निकालना। शेष आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई, शेष हो चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी थी? 32, चौड़ाई कितनी थी? 20, क्योंकि आकृत तो वही नीचे से रहेगी, आधार तो उसका वही रहेगा, क्या? घनाभाकार जो भी आकृत होती है उसका आधार क्या होता है? आयत होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपको देखनी है। अब ऊंचाई देखो 25 थी, 18 बढ़ चुकी है, तो शेष कितनी बची है? अगर हम शेष आकृत की बात करें तो यहाँ पर ये शेष कितनी बची है? ये 7 सेंटीमीटर बची है। तो बस यहाँ 7 का आप गुणा कर दीजिए। कितने का गुणा कर दीजिए? 7 का, और यही जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 14 3 42 और 2 44, यानी 4480 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन इसमें निकलता है, 3 विमाएं होती है इसलिए क्यूब में रहेगा, तो 4480 आंसर होता है। क्लियर हुआ ये? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार सर्वसम वर्गों को जिन क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप बताइए। देखिए चार सर्वसम वर्ग का मतलब है कि सभी वर्ग समान थे, मतलब उनकी भुजाएं थी, चारों वर्गों की वो समान थी। अगर 4 थी तो सबकी 4 ही थी, 3 थी तो सबकी क्या थी? 3 ही थी। अब वो कह रहा है इनको रख करके, तो कुछ इस तरह से रखा गया होगा, एक ऐसे रखा गया होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इनको रख करके क्या बनाया गया? 256 वर्ग इकाइयों का आयत बनाया गया। तो इस आयत का क्षेत्रफल दे रहे हैं कितना? 256 क्षेत्रफल दे रहे हैं, बनाने जोड़ा। तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का परिमाप हमसे पूछ रहे हैं, ये जो एक डिब्बा लगा है इस एक डिब्बे का, इसका ये परिमाप हमसे पूछ रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो और अगर वर्गों को जोड़कर भी बनाया गया है तब भी क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, यानी इस आयत का क्षेत्रफल ही बराबर क्या होगा? वर्गों का, बस चारों वर्गों का क्षेत्रफल। चारों वर्गों का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 256 होगा। आप बटे कितना कर दोगे? 4। तो ये जो आएगा वो कितने का आएगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। चारों का था 256, तो कितना आ जाएगा? 4 4 4 24 और 4 4 16 64। एक वर्ग का क्षेत्रफल जब 64 आ गया तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, इसलिए इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसका हमें क्या निकालना है? इसका क्या पूछा जा रहा था? परिमाप पूछा जा रहा था। तो परिमाप क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगा 4 बार भुजा का गुणा कर दीजिए, 8 में 4 कर दीजिए, तो 8 चौको 32 सेंटीमीटर।
32 सेंटीमीटर, या इकाई है तो इकाई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक आकृति से दूसरी आकृति को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए अगर आप किसी प्रिज्म की बात करोगे, किसी प्रिज्म की बात करोगे तो एक नजर डाल ही लीजिए आप एक नजर डाल लीजिए। देखिए वर्ग होता है, वर्ग हमने आपको ये चीजें पहले छोड़ दी थी। वर्ग की बात करेंगे तो आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। एक सेकंड में आपको पूरा ये 2 4 5 मिनट लगेंगे सभी आकृतियां बता दें। तो वर्ग जो होता है इसकी कितनी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो विकर्ण होता है तो भुजा रूट 2 होता है। कितना होता है, भुजा रूट 2, ये इसका विकर्ण होता है। विकर्ण आपस में 90 डिग्री काटते हैं, वो खैर ज्योमेट्री का पार्ट है जो आपको पहले बता चुके हैं। बाकी इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर आधार गुणे ऊंचाई भुजा स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल होता है। इसका जो परिमाप हो जाएगा वो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 में गुणे भुजा, चारों भुजाओं का योग कर दो, परिमाप निकल आ जाएगा। यहीं पर ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये कितना होता है L इंटू डी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें परिमाप की, तो हम आपको भी कितने क्वेश्चन करा चुके हैं, 2 बार लंबाई जोड़िए 2 बार चौड़ाई जोड़िए, ज्यादा कुछ इसमें हमें आपको बताना नहीं। नेक्स्ट फिगर देख लीजिए। अगला फिगर क्या है, त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 क्यों होता है, देखिए फॉर्मूला वही चल रहा है, आधार गुणे ऊंचाई। जो पीछे वाले में भी था, आधार गुणे ऊंचाई, ए इंटू ए, तभी ए स्क्वायर, ये आधार गुणे ऊंचाई, एल इंटू डी। यही यहाँ पर भी है, त्रिभुज में भी है। देखिए आधार गुणे ऊंचाई। तो बट 1/2 क्यों किया गया, क्योंकि ये फिगर पूरा नहीं है, ये त्रिभुज है या कटी हुई आकृति है, इसीलिए इसमें क्या लगा, 1/2 लगा। जब ये होगा, ये होता है कौन वाला, समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा है, समकोण है। समकोण में क्या रहता है, समकोण में रहता है कि इसका एक तो कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। समकोण में क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो यहाँ पर अगर अगर आपको इसकी प्रमेय पता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन कितना होता है, लंब का वर्ग। ये इसमें आ जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग इंटू धन लंब का वर्ग। ये संपूर्ण त्रिभुज में आ जाता है। फॉर्मूला वही लगेगा, आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल वैसे निकलेगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। ठीक है, अगर वर्ग की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, पता है, पाई आर स्क्वायर। ये आर जो इसकी त्रिज्या होती है उसको वर्ग कर देते हैं, और पाई क्यों रहता है, क्योंकि ये कर्व होता है, इसलिए यहाँ पर पाई आता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। बहुत जल्दी इसको करा देते हैं, आप बस देखते रहिए। इसका अगर परिमाप आपसे पूछा जाए तो परिमाप क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr, ये इसमें त्रिज्या होती है, अगर पूरा कर दें तो ये 2r होता है, जिसे डायमीटर यानी व्यास कहते हैं। क्लियर हो गई ये आकृतियां, अब आगे बढ़िए। अगर हम चतुर्भुज पे आए तो ये पैरेललोग्राम होता है, यानी समांतर चतुर्भुज होता है, जिसकी आमने सामने की बजाय ये दोनों कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चलता है, आधार गुणे ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई है और ये आधार है, इनका गुणनफल कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है। अब यही रोम्बस, अगर ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पर क्या होता है, आधार, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधार है और इसमें ये क्या है, ऊंचाई। बट अंतर कहाँ पर पड़ जाता है, इन सभी के आधार जो थे वो ऊपर नीचे बराबर थे, चाहे आप वर्ग में जाएं, चाहे आयत में जाएं, चाहे किसी में भी जाएं, जो आधार नीचे था वही आधार ऊपर था। बट यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर ये नीचे की भुजा अलग होती है, ऊपर की कम होती है। तो जब इस तरह की आकृति आए तो वहां पर क्या किया जाता है, इन दोनों का औसत यानी समांतर भुजाओं का योग हम कह सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग बटे 2, यानी इनका हम एवरेज ले लेते हैं और बस करना वही है, गुणे ऊंचाई। तो आ गया वही ना, फॉर्मूला तो वही आ गया, जो इसका एरिया आएगा वो यही तो है, समांतर भुजाओं का योग कर लो बटे 2 कर लो, तो आधा ही तो हो जाएगा। ठीक है, गुणे ऊंचाई, यही इसका रहता है, परिमाप तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया है, ये क्या दिया है, ये एक समचतुर्भुज दिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर 1/2 d1 इंटू dt, यानी इसके जो विकर्ण होते हैं उनका आपस में गुणनफल कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, इसका क्या निकल आता है, क्षेत्रफल निकल आता है। हालांकि भुजाएं इसमें भी कैसी होती है, बराबर होती है, विकर्ण इसके 90 डिग्री पे काटते हैं, ये कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अब 2D 3D फिगर्स पे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक घन की बात करें, एक क्यूब की बात करें, तो घन में ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो इसका जो आयतन आता है, घन का जो आयतन आता है वो कितना आता है, तीनों भुजाओं का योग यानी 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा यानी चारों तरफ का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो जाएगा, 6a²। 6a²। एक चीज हम आपको और यहाँ पर बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो ये बन सकते हैं, इसमें कोरे और शीर्ष वाले
क्वेश्चन बनते हैं वो जरा देख लीजिए। शीर्ष क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे, जरा एक सेकंड में देख लो। और कोरे क्या होते हैं, तो आकृतियां आपके सामने, आप जरा देख लो। शीर्ष क्या होते हैं, जितने भी ये कोने होते हैं ये इनके सब क्या होते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। ये कोने जहां पर भुजाएं आपस में मिलती हैं। तो किसी भी घन या घनाभ में जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं 6। एक फलक इधर वाला, ये देखिए एक फलक, फिर एक वो पीछे वाला फलक, नीचे एक, ऊपर नीचे के एक, मतलब 2 हो गए, ऊपर एक नीचे 2, ये हो गए। एक इधर वाला एक उधर वाला, 4 हो गए। और एक पीछे वाला और एक आगे वाला, तो 6 फलक हो गए। अब कोरें कितनी होती है, ये जितनी भी ये होती है किसी ईंट में, ये जो कोर धारदार होती है, ये सब इसकी क्या कहलाती है, कोरें। और आप एक काउंट कर लीजिए कोरें कितनी होती है, 12। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं घन और घनाभ की, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है जाके, ये घन का हो गया। और घनाभ, घनाभ में अगर आपसे आयतन पूछा जाए, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए घनाभ का, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, LVH। LVH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, आपको संपूर्ण पृष्ठ, क्या हम लिख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू LV धन BH धन HL। ठीक है, बाकी सवाल आगे आएगा तब इसको बताएंगे। दो देखिए, यहाँ नीचे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और ऐसा जो जो फर्श होगी वही उसका, कमरे से समझ लीजिए, जो फर्श होगी वही उसकी छत होगी, जो ये वाली एक भुजा होगी वही इसकी इस तरफ होगी, जो इस तरफ होगी वही उसके उस तरफ होगी। इसीलिए सभी चीजें 2 बार ले ली जाती है, 2 इंटू LV धन BH धन HL, ये इसका संपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आगे आ जाइए। आगे है, ये आपका है सिलेंडर, यानी जिसे आप कहते हैं बेलन। ये क्या है, बेलन। और बेलन की अगर हम बात करें तो बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आपने देखे होंगे बेलन वगैरह जो घर सिलेंडर टाइप की चीजें होती है, उनके आधार राउंड होते हैं पीछे, ठीक है, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब बेलन का अगर हम क्या क्या देखें, आयतन देखें, बेलन का आयतन देखें, तो कुछ नहीं है, वही आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर। देखिए अगर वृत्ताकार है तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ऊपर बस आपको क्या निकालना होगा, ये जो एक तीसरी विमा है H, इसका और गुणा करना होगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, वही आ गया, आधार का क्षेत्रफल गुणे, यही यहाँ पर भी था, ऐसा नहीं था यहाँ कुछ अलग था। आधार का क्षेत्रफल A स्क्वायर और गुणे ऊंचाई, तो A क्यूब हो गया। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या, ऊंचाई, H हो गया। है सब जगह वही बच्ची, ठीक है। तो ये हो गया, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर H। अब हमसे अगर पूछा जाए बेलन का, हालांकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वाले क्वेश्चन आप में है नहीं, अगर होते फिर ज्यादा बता जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आयतन तक के ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, आगे आएंगे तब हम क्वेश्चन तभी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वक्र पृष्ठ पूछा भी जाए, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये इसका जो चारों तरफ गोल होता है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ, जिसमें ये नीचे का छूट जाएगा और ये ऊपर का छूट जाएगा, बस ये जो गोल गोल होगा उसी का क्षेत्रफल निकालना होगा। और वो क्या होता है, आधार का परिमाप, यानी 2 पाई आर और इंटू एच, तो 2 पाई आर एच होता है। यही संपूर्ण पृष्ठ कह दे तो बस नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, ऊपर का भी जोड़ दीजिए, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका फिर क्या बन जाता है, फिर बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। यहाँ पर अगर कोई कोण आए, जिसे आप शंकु कहते हैं, कोई कोण आए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसी के क्षेत्रफल में 1/3 लगा दिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है। अब 1/3 क्यों लगा है, आपको भी लग रहा होगा, ये जो फिगर है और ये है, क्योंकि आप कभी देखना, ये बंधा हुआ फिगर है और कहीं ना कहीं जब उसको आप देखोगे तो आपको बहुत कम लगेगा इसका आयतन, क्योंकि ऊपर ये कैसा हो जाता है, कोण नुमा हो जाता है। इसीलिए इसमें हम कितने का भाग लगाते हैं, 1/3। जैसे जब किसी वर्ग का निकालते थे तो भुजा में गुणे भुजा कर देते थे, लेकिन जब किसी त्रिभुज का निकालते थे तो 1/2 लगा देते थे और फिर a इंटू एच करते थे। उसी तरह से यहाँ पर 1/3 लग जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, वही हो जाता है। इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आपसे आगे पूछी नहीं जाती। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका गोला हो गया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, ठीक है। अगर गोला है क्वेश्चन आएगा फिर हम आपको बताएंगे। ये चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कई सारी बार। अगर कोई इस तरह से पिरामिड दिया है, अगर क्या दिया है, कोई पिरामिड दिया है, पिरामिड क्या होता है, देखिए जब किसी का आधार त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, ये आधार इसका देखो दिख रहा होगा। जब किसी का आधार त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो और उसको ऊपर ले जाकर उसके सभी कोरों को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पिरामिड, जैसे मिस्र के पिरामिड होते हैं।
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं कौन, इनके फलक आपसे पूछे जाते हैं, इनकी कोरें आपसे पूछी जाती हैं, इनके शीर्ष आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इनके फलकों की बात करोगे तो कितने बनेंगे, एक तो फलक नीचे हो गया, ये जो हो गया ये एक फलक हो गया, एक फलक आपको दिख रहा होगा ये है, अगर हम इसको दूसरे कलर से करें, ये एक फलक ये हो गया जाके, ये जो फलक है ये पूरा एक फलक, यानी दो हो गए फलक। फिर एक फलक कौन सा हो जाएगा, एक फलक ये देखो इस तरफ से आया और ये पीछे गया, ये पीछे, और एक ही आगे वाला फलक। तो कितने हो गए जाके, एक नीचे का फलक गया, और एक ये दो, एक ये गया तीन, एक ये गया चार, एक ये पांच, एक दो तीन चार पांच, तो फलक कितने हो गए जाके, पांच फलक हो गए। बचा सिर्फ कौन वाला है जो ऊपर बंद नहीं है, क्योंकि ये ऊपर क्या कर दिया, कोन बना दिया, तो पांच फलक हो गए। कोरें कितनी हो गई, एक कोर, दो कोर, तीन कोर, चार। फिर कौन सी कोर हो गई, चार के अलावा देखिए, चार के अलावा एक ही जाएगी पांच, एक ही इधर से जाएगी छह, एक इधर से जाएगी सात, एक ये जाएगी आठ। तो कोरें कितनी हो जाएंगी, आठ हो जाएंगी। शीर्ष कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, और एक ऊपर वाला पांच, तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, पांच। तो कुछ इस तरह के सवाल बनते हैं। यही चीज जब किस पे आ जाती है, जब प्रिज्म पे आ जाती है, जब प्रिज्म पे आ जाती है, जितना इसका आधार प्रिज्म का होता है, यही इसका क्या होता है, यही इसका ऊपर भी उतनी आकृति बढ़ के चली जाती है। भाई जो पिरामिड होता है ऊपर जुड़ जाता है जाके, शीर्ष एक हो जाता है, लेकिन इसका शीर्ष एक नहीं होता है। जो आधार इसका होता है, वर्ग हो, त्रिभुज हो, या कुछ भी हो, वही आधार ऊपर चला जाता है। इस तरह से इसकी कोने, शीर्ष और अन्य चीजें इससे बदल जाती है। जैसे यहाँ पर कोने कितने हो जाएंगे, अगर कोनों की बात करें यानी शीर्षों की बात करें, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो जो शीर्ष होंगे इसके, शीर्ष होंगे वो कितने होंगे, आठ होंगे। अगर फलक पूछे जाए तो फलक कितने होंगे, छह फलक होंगे। ये बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह हो जाएगा, फलक कितने हो जाएंगे इसके, छह फलक हो जाएंगे। और कोरे कितनी हो जाएंगी, कोरे इसकी कितनी हो जाएंगी, कोरे 12 इसकी कोरे हो जाएंगे, बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जहां पर थे वहां पर पहुंचते हैं। हाँ, क्या था, हाँ यही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में, तो प्रिज्म की बात हमने की, अगर हम प्रिज्म की बात करें तो कुछ इस तरह से प्रिज्म होगा, बट उसका आधार कैसा होगा, त्रिभुजीय। हाँ, त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, कितने कितने शीर्ष होते हैं। देखिए त्रिभुजीय आधार इस तरह से आप बना सकते हैं, और ये त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे। अब ये प्रिज्म बनेगा तो जैसा नीचे है, अभी हमने दिखाया था डायग्राम आपको, वैसा ही ऊपर चला जाएगा, वैसा ही ऊपर, यानी एक ये ऐसा कोना ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा ऊपर, और ऊपर भी ये किसका निर्माण करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जाके, कुछ इस तरह से ये चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे। शीर्ष मतलब वो इन कोनों की बात कर रहा है, ये और ये, इनकी बात कर रहा है। तो कितने शीर्ष होंगे, तीन तो नीचे हो गए और तीन ही ऊपर हो जाएंगे, यानी कुल मिला के कितने शीर्ष हो जाएंगे, छह शीर्ष हो जाएंगे किसी भी त्रिभुजीय प्रिज्म में। प्रिज्म जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप का प्रकट होता है। अगर कोई शंकु आपके सामने बना है इस तरह का, तो अगर आप उसको पार्श्व देखोगे, मतलब कुछ इस तरह से करके देखोगे, तो वो आपको एक त्रिभुज की तरह दिखाई पड़ेगा। अगर ये ना दे करके ऐसे उठा हुआ देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। कोई घन आपके सामने है और हमने क्या कहा है आपको, घन जो बनता है वो किससे बनता है, वो वर्ग से बनता है। घन का जो आधार होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई उतनी ही उसकी ऊंचाई होती है। तो ये इसका निर्माण किस पे होता है, स्क्वायर पे होता है। और घनाभ का किस पे होता है, आयत पे होता है। आगे देखिए, एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियां बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर माप वाली क्या कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे भी एक कार्टन में प्राप्त हुई, जिसकी माप, उस कार्टन की जो माप थी, यानी वो बड़े से गत्ते की जो माप थी वो ये थी। उसे प्राप्त हुई डिब्बियों की संख्या भी लग जाएगा क्वेश्चन। इसका पूरा आयतन निकाल लीजिए, उसमें एक डिबिया का भाग लगा दीजिए 6, ये 60 गुणे 60 गुणे 60, और एक डिबिया का भाग लगा दीजिए 6 गुणे 4 गुणे 2, और संख्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये बार बार वही है, टाइल जैसा क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड, और त्रिभुजीय आधार कुछ इस तरह से बनेगा, और पिरामिड है तो ये सब जाकर ऊपर जाकर एक जगह यहाँ जुड़ जाएंगे जाके। अभी हमने पिरामिड आपको दिखाया था, जो ऊपर जाकर कैसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं जाके। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, कितने किनारे होंगे। तो किनारे कितने होंगे, देखिए यहाँ पर हम आपको गिनवाते हैं किनारे।
एक तो ये नीचे त्रिभुज के 3 किनारे हो जाएंगे, 3 तो ये हो गए। अब किनारे कितने जाएंगे, एक ये किनारा जाएगा, एक ये भुजा वाला जाएगा, एक ये शीर्ष वाला जाएगा, एक ये शीर्ष वाला जाएगा और एक ये शीर्ष वाला जाएगा। तो ये 2 ये हो गए, सॉरी 3 ये हो गए, 3 नीचे और 3 किनारे। किनारे पूछ रहा था, हाँ कितने किनारे हो जाएंगे, 6 किनारे हो जाएंगे। अगर हमसे यहाँ शीर्ष पूछ ले, अगर इसी में हमसे शीर्ष पूछ ले तो शीर्ष कितने होंगे, देखो एक ये शीर्ष होगा, एक ये शीर्ष होगा, एक ये शीर्ष होगा और एक ये शीर्ष होगा। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। उसके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, इस तरह से सिक्का होता है, 10 सिक्के हैं, एक के ऊपर एक करते हुए रखने पर ऐसी कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो जब सिक्के के ऊपर सिक्का आप रखते चले जाओगे तो आपको भी पता है कि आपको कुछ इस तरह से एक क्या प्राप्त होगा, बेलन की आकृति प्राप्त होगी, एक सिलेंडर की आकृति प्राप्त होगी, जिसे आप बेलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुजाओं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयताकार कागज की शीट को 4 सेंटीमीटर छोटे आयतों में विभाजित किया गया, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 समान छोटे आयतों में, तो इसको इस क्षेत्रफल को 4 आयतों में विभाजित कर दीजिए तो कितने बनेंगे, 6 चौक 24। इसका जो बनेगा 6 चौक 24 और कितने 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया, तो 4 मतलब 6 आयत बन जाएंगे, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन के एक फलक का परिमाप, कोई घन है, शेप ले लेते हैं हम लोग, घन ले लेते हैं, ये है, ये घन बना दिया हमने। कोई घन है, एक घन के एक फलक का परिमाप, एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक घन के एक फलक का परिमाप कितना है, देखिए एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर। एक फलक का परिमाप क्या होगा, मान लीजिए कोई भी फलक ले लीजिए, मान लीजिए हमने ऊपर वाला ले लिया, ये वाला, और ये वाला ले लिया, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसका परिमाप दे दिया है उसने, परिमाप दे दिया है इसमें कितना, 40 सेंटीमीटर है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा। देखिए एक फलक का परिमाप अगर 40 है तो हमें ये बताइए इस फलक की एक भुजा कितनी हो जाएगी। जब चारों भुजाओं का योग 40 है तो एक भुजा कितनी होगी, 10 होगी। क्लियर है ये, 10 10 20 10 30 10 40, एक भुजा 10 हो जाएगी। अब कह रहा है इसकी जितनी भी किनारे हैं, अब पहले घन में किनारे या जिसे कोरे कहते हैं, वो कितनी होती है, 12 होती है। कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 होती है। जब एक का 10 है मान और सभी बराबर होते हैं घन में, तो इन सभी का जो माप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। ये रहा खेत और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है, 6 गुनी है। इस खेत की लंबाई 120 है, तो 6 बराबर 120, 6 बराबर कितना दे रहा है, 120। तो खेत का परिमाप, तो ये 6 गुनी है तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, जब 6 बराबर 120 है तो 1 बराबर 20। परिमाप पूछ रहा है, खेत का क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो 120 दूना 240 और 2 दूना 4 यानी 40, कितना हो जाएगा, 280 मीटर हो या कुछ भी हो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या, प्रिज्म है, फिर से देख लीजिए प्रिज्म है, तो जो आधार होता है वही उसका इस तरह से जाएगा, ऐसे और यहाँ पर भी क्या बनेगा जाके, ये क्या हम बना पा रहे हैं सही, ऐसे गड़बड़ हो गया, ऐसे देखो। प्रिज्म में खासियत ये होती है जो उसका आधार होता है वही उसका शीर्ष भी होता है। तो इसका आधार कैसा है, त्रिभुजीय आधार है, तो फलकों की संख्या पूछ रहा है। देखो फलक कितने हो जाएंगे, फलक हो जाएंगे, एक तो नीचे फलक था, एक ऊपर फलक होगा, एक त्रिभुज में इस तरफ से एक फलक गया होगा, ये वाला, ये फलक गया होगा, एक इस तरफ से फलक गया होगा, एक पीछे से फलक गया होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 5 फलक होते हैं, 3 जाएंगे साइड से और एक ऊपर और एक नीचे, 5 फलक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सीटें भुजा वाले 25 घन बनाता है। 5 सीटें भुजा वाले कितने घन बना रहा है, 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। तो ये तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बना रहा है और सबको रखने के लिए डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें
खाली जगह ना आए, मतलब पूरी तरह से आ जाए, है ना। वही क्वेश्चन बार बार है कि कोई ऐसा डिब्बा, ऐसे डिब्बे का आयतन बनाइए जिसमें छोटे 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 कई सारे डिब्बे रखे जा सकें। तो हमें कैसे निकलेगा, तो हमें इस डिब्बे का आयतन उतना ही तो होना चाहिए जितना हमारे घनों का आयतन हो। तो एक घन का आयतन कितना होगा, 5 सेंटीमीटर भुजा है, एक घन का आयतन कितना होगा जरा देखो, 5 में गुणे 5 में गुणे 5, ये आएगा एक घन का आयतन। एक घन का आयतन क्या होगा, एक भुजा है तो भुजा की घात 3 होता है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125, ये एक घन का आ गया। और रखने कितने हैं, 25 घन, तो 25 का गुणा कर दीजिए, जगह आपको पूरी पता चल जाएगी कितनी होगी। 125 में जब 25 का गुणा करेंगे तो आंसर देखिए 25 पंचे 125, 5 और 12, 25 दूना 50, 12 62, 6 25 सेकंड 25 और 6 31, 3125, 3125 घन, इतनी जगह इसमें होनी चाहिए। तब आपको 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रख जाएंगे, 25 घन रख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना, 252। आयत का क्षेत्रफल है ये देखना, आयत का क्षेत्रफल दिया है 252, इसका एरिया दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई 18 हो तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो लंबाई 18 है तो चौड़ाई निकल आएगी, बटे 18 कर दीजिए तो चौड़ाई इसकी निकल आएगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 18 का भाग लगा दीजिए, 18 एकम 18 और 18 चौक 72, 14 आ जाएगा इसका, 14 आ जाएगी चौड़ाई। और हमसे क्या पूछ रहा, परिमाप, ये आ गई 14। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा इनको 18 दूनी 36 और 14 दूनी 28 जोड़ दीजिए, 8 6 14, 3 2 5 1 6 64, 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, एक स्टील की तार क्या बनाती है, एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पहले देखिए, एक तार है वो वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल, तो वर्ग कुछ इस तरह से बना होगा और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी होगी, इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, इसका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल कितना आएगा 22, 484 का वर्गमूल कितना आता है 22। अब क्या कह रहा है, यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में डाला जाए, जब ये 22 इसकी भुजा आएगी तो जरा बताओ चारों भुजाओं का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या आ जाएगा, 22 चकु 84, 84 आ जाएगा परिमाप। अब इसी परिमाप को एक वृत्त बनाया जा रहा है, यानी इसी परिमाप वाली भुज जो तार है इससे एक क्या बनाया जा रहा है, सर्कल बनाया जा रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम कह सकते हैं ये जो 84 है ये किसके बराबर होगा, 2πr के, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, तो यहाँ 2πr मान लगा दीजिए, पाई का मान लगा दीजिए, तो पाई का मान कितना होता है 2 गुणे 22/7 गुणे r, तो 22 चकु 84, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, r बराबर 14 सेंटीमीटर, r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट, इवन जितने क्वेश्चन ही आए थे वो सभी हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जो मेंसुरेशन जिस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस 3 सालों के एग्जाम्स में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा आपकी मेंसुरेशन की तैयारी में। इसी तरह से टॉपिक वाइज मैथ आपको चैनल पे दी जा रही है, साथ के साथ इंग्लिश पेडागोजी और पैसेज कराए जा रहे हैं, और सीडीपीए की भी सीडीपीए में भी टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर सीटेट का एक अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।